हाय, आपको अपने नए सेटल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जब 1857 में लोगों ने एक तरह से बगावत की तो वो क्यों की और उसके बाद क्या हुआ। इस बगावत का इंपॉर्टेंस आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है और बाद की कई लड़ाइयों में जो है इसे एज ए इंस्पिरेशन यूज किया जाता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश ने बहुत सारे पॉलिसीज लाई तो उससे जो है लोगों के जीवन पर और वहां के राजा महाराजा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसी में हम देखेंगे कि नवाब जो है वो कैसे जो है अपना पावर जो है वो लॉस कर जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पीजेंट्स और सिपोइज की, मतलब किसान और सिपाही की। और इसमें हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश ने बहुत सारी पॉलिसीज लाई तो इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे पॉलिसीज लाई ताकि वो रिफॉर्म कर सके सोसाइटी को, तो लोगों ने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया। इसके बाद हम बात करेंगे थ्रू द आईज ऑफ द पीपुल, मतलब जनता की नजर से। इसमें हम देखेंगे कि उस समय के जो लोग थे वो क्या सोचते थे ब्रिटिश रूल के रिस्पेक्ट में। और इसमें हम बात करेंगे दो सोर्स की। एक तो हम बात करेंगे ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश से, और दूसरे सोर्स की हम बात करेंगे सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों से, मतलब मेमोरीज से। इसके बाद हम बात करेंगे अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, मतलब सैनिक विद्रोह जो है वो कैसे जन विद्रोह में तब्दील हो गया। इसी में हम बात करेंगे फ्रॉम मिडर टू दिल्ली। इसमें हम देखेंगे कि जो सिपॉइज थे, मतलब सिपाही जो थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था और वो कैसे जो है मेरठ से दिल्ली पहुंचे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो रिवेलियन है ये इंडिया के और भी पार्ट्स में फैलने लगा। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी फाइट्स बैक, मतलब कंपनी का पलटवार। इसमें हम देखेंगे कि इस उथल पुथल के बावजूद जो है अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और जो है पूरे मतलब कि इस विद्रोह को एक तरह से कुचल डाला। और फाइनली हम बात करेंगे आफ्टर मार्थ की, मतलब विद्रोह के बाद के सालों की। इसमें हम देखेंगे कि 1859 के आखिर तक देश पर जो है वो ब्रिटिशर्स ने नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाले जो पॉलिसीज थे उसके सहारे शासन नहीं चला सकते थे। ये बात उन्हें अच्छे से समझ में आ गई। इन सब को देखने के बाद हम देखेंगे केस स्टडी, जिसमें हम बात करेंगे खुर्दा अपराइजिंग की, जो कि हुआ था 1857 के काफी पहले। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे पॉलिसीज एंड द पीपल। पिछले चैप्टर्स में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज और लोगों पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा ही है। इन पॉलिसीज से अगर हम बात करें तो किंग, क्वीन, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, मतलब राजा, रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही, सब पर जो है तरह तरह के एक तरह से असर पड़े। हम ये भी देख चुके हैं कि जो पॉलिसीज और एक्शन जनता के हित में नहीं होती है या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग जो है वो किस तरह से विरोध करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रिटिश के पॉलिसी से जो है नवाब जो है अपना पावर कैसे खो दिए। 18वीं सेंचुरी के मिड से ही राजाओं और नवाबों की ताकत जो है वो छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों जो है वो अब खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेसिडेंट तैनात कर दिए गए थे जो कि ये ध्यान रखते थे कि वो जो है कंपनी के हित में ही काम करें। इसके अलावा लोकल रूलर्स की जो फ्रीडम थी वो घटती जा रही थी और इसके अलावा उनके जो रेवेन्यू वसूली के अधिकार थे और जो इलाके थे वो एक एक करके छीने जा रहे थे उनसे। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे जो लोकल रूलर थे उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी जो है उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान ले। इसके अलावा पेशवा बाजीराव टू के जो एडॉप्टेड सन थे, मतलब नाना साहेब, ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती है वो मृत्यु के बाद उन्हें भी मिलने लगे।
हालांकि हम देखते हैं कि जो कंपनी है अपनी सुपेरियरिटी मतलब श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर इस सारे जो है आगरा को एक तरह से ठुकरा देती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अवध की जो रियासत थी मतलब टेरिटरी थी, वो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई, मतलब सब्सिडियरी अलायंस जो है वो इंपोज किया गया, और 1856 में अंग्रेजों ने जो है उसे अपने कब्जे में ले लिया। और इसको कब्जे में लेने के लिए गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये ऐलान कर दिया कि रियासत का जो मतलब कि शासन है, मतलब टेरिटरी का जो गवर्नेंस है वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा है। इसलिए शासन को सही तरीके से चलाने के लिए ब्रिटिश रूल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन सब को कब्जे में करने के बाद कंपनी ने जो है अब मुगलों के शासन को मतलब मुगल को जो रूल है उसको खत्म करने की भी अब पूरी योजना बनानी स्टार्ट कर दी। कंपनी द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे उस पर से मुगल बादशाह मतलब मुगल किंग का नाम जो है वो हटा दिया गया। इन सब के अलावा 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और इसके बाद 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर जो है वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी डिसेंडेंट को किंग जो है वो नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल प्रिंस के रूप में मान्यता दी जाएगी जो भी उनके डिसेंडेंट होंगे। तो इस तरह से कंपनी ने जो है वो मुगल के शासन को खत्म करने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिश के पॉलिसीज का जो है वो किसानों और सिपाही पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कंट्री साइड में मतलब गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम टैक्सेस और जो रेवेन्यू कलेक्शन के सख्त तौर तरीके थे उससे जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे लोग मनी लेंडर से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण जो है उनकी जनरेशन पुरानी जो जमीनें थी वो हाथ से निकलती जा रही थी। तो इस कारण से जो लोग थे वो गांव में काफ़ी परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के तहत काम करने वाले जो भारतीय सिपाही थे उनके डिसकंटेंट मतलब असंतोष की अपनी वजह थी। वे जो है काफ़ी दुखी थे अपने पे मतलब वेतन से, अलाउंस से और कंडीशन ऑफ सर्विस से। इसके अलावा कई नए नियम जो है उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग जो है वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि सी ट्रैवल से उनका जो धर्म है और जाति वो भ्रष्ट हो जाएंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा भेजने का एक तरह से आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन वो सी ट्रैवल करने से एकदम बचना चाहते थे। सरकार का जो हुक्म था वो न मानने के कारण जो है उन्हें बहुत ही सख्त सजा दी गई ताकि उन्हें एक लेसन मिले और अगली बार जो है ऐसा हुक्म न मानने का जो उन्होंने सोचा था वो कभी ना सोचे। और चूंकि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे ओवरसीज भी मतलब समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो अब कंपनी ने एक तरह से बात करें तो पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि अब अगर भर्ती में आएंगे तो आपको जो है जाना पड़ेगा ही। तो एक तो ये परेशानी थी, ऊपर से सिपाही जो है वो गांवों के हालात से भी परेशान थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो सिपाही थे वो खुद किसान थे। वे जो है अपना परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का जो गुस्सा था वो जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो हम देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश का पॉलिसीज है वो किसानों और सिपाहियों को एक तरह से गुस्से में ला दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिश ने जो है
पॉलिसीज कौन सी लाई रिफॉर्म्स लाने के लिए, और उसका जो है क्या रिस्पॉन्स मिला लोगों की तरफ से। ब्रिटिश को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह मतलब विडो रीमैरिज को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। इंग्लिश लैंग्वेज की एजुकेशन को जमकर अगर हम बात करें तो प्रमोट किया गया। इसके अलावा कंपनी ने 1830 के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने का भी एक तरह से छूट दे दी। फिर 1850 में हम देखते हैं कि एक नया कानून बनाया गया जिससे जो है क्रिश्चियन धर्म को अपनाना और भी आसान हो गया। इस कानून में यह प्रावधान रखा गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है तो भी एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है मतलब पुरखों की जो संपत्ति है उस पर जो है उसका अधिकार पहले जैसा रहेगा। इससे जो है धर्म मतलब कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे जो है बहुत सारे भारतीयों को यह यकीन हो गया था कि अंग्रेज जो है उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और जो उनके जीने के तरीके हैं उनको जो है वो नष्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी भारतीय थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इसलिए इन सुधारों में जब अंग्रेजों के द्वारा कुछ किया गया तो वे जो है इसका सपोर्ट भी कर रहे थे, और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे इन बदलावों को उसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये तो हमने जाना कि ब्रिटिश के जो पॉलिसीज थे उससे जो है लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए अब हम कुछ सोर्स के थ्रू ये जानते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो उस समय के अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्या सोच रहे थे। तो पहले सोर्स का टॉपिक का नाम है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, मतलब 84 नियमों की सूची। यह जो है यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास से लिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। क्योंकि 3 दिन के भीतर ही चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने उन्हें क्या कहा यह देखते हैं। सिपाहियों ने कहा कि ब्रिटिश सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर एक तरह से डिटरमाइंड है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे किंग और प्रिंस की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा जो है इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अंग्रेजों को यह चेतावनी दे दी है कि इसका जो परिणाम है बहुत ही खतरनाक हो सकता है। राजाओं ने यह भी कह दिया है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, और ये कहकर राजा जो है भारी गुस्से से अपने कैपिटल लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग जो है अब योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीखें जो है वो तय कर ली गई हैं और मेरठ कंटेनमेंट से एक गुप्त योजना तैयार करके अलग अलग कंटेनमेंट में भेजी दी गई है। एक तरह से बात करें तो पहले सोर्स से हम साफ साफ देख सकते हैं कि लड़ाई की पूरी तैयारी चल रही है। आइए अब दूसरे सोर्स की बात करते हैं जिसका टॉपिक का नाम है देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, मतलब जल्द ही हर टुकड़ी में एक तरह से बात करें तो एक्साइटमेंट छा गई। उस दौर की एक और झलक हमें सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों से मिलती है। सीताराम पांडे जो है वो 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। उन्होंने 48 ईयर्स तक नौकरी की और 1860 में वे रिटायर हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने रिटायरमेंट के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपना मेमोयर लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने मेमोयर लिखे
जिसका जो है नॉर्गेट ने इंग्लिश में अनुवाद किया। और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार मतलब सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के मेमोयर से कुछ अंश लिए गए हैं। उसने लिखा कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के किंग ने अपने एजेंटों को सेना की टेम्पर जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ मतलब किंग के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ बोले और सिपाहियों को अपने मालिकों के खिलाफ मतलब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में किंग को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील यह थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग गैरिसोन में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में एक्साइटमेंट का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने यह कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके रिलीजन को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि उन्होंने अब किया है इससे जो है उनमें और जो है गुस्सा आ गया। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानियां गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उनके इस्तेमाल से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने सीताराम पांडे को यह बोला कि तुम घर चले जाओ। तो इन दो सोर्सों के थ्रू हमने जाना कि लड़ाई के पहले कैसा माहौल था, उस समय जो है लोग क्या सोच रहे थे। अब हम बात करेंगे कि म्यूटनी जो है वो पॉपुलर रिबेलियन कैसे बन गया, मतलब जो सैनिक विद्रोह था वो जन विद्रोह में कैसे तब्दील हो गया। अगर म्यूटनी की बात करें तो जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों जो होते हैं उनका हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तब उसे हम बोलते हैं कि वो म्यूटनी है। तो अगर हम बात करें कि शासक मतलब कि राजा और प्रजा के बीच में जो स्ट्रगल होती है ये कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये जो संघर्ष होते हैं मतलब जो स्ट्रगल होती है ये इतने फैल जाते हैं कि राज्य की जो पावर होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती है, मतलब छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोगों को अब लगने लग गया था कि उनका जो मतलब शत्रु है वो एक है, इसलिए वे सभी जो है कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति में हालात को अपने अनुसार रखने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस भी दिखाना पड़ेगा। भारत के नॉर्दर्न पार्ट में ऐसा ही स्थिति 1857 में पैदा हो गया था। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। 1857 में शुरुआत हुई इस बगावत ने भारत के कंपनी के अस्तित्व को अगर हम बात करें तो खतरे में डाल दिया। मीरठ से शुरू करके अगर हम बात करें तो सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सेंचुरी में कॉलोनिज्म के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा आर्म्ड रेसिस्टेंस है, मतलब कि सशस्त्र संघर्ष है। अब हम बात करेंगे कि ये जो बगावत था ये मीरठ से दिल्ली कैसे पहुंचा। तो 29 मार्च
1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। उसके कुछ दिन बाद ही मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास मतलब आर्मी ड्रिल करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है और इसलिए जो है 85 मतलब 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह अगर हम बात करें तो 9 मई 1857 की बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेरठ में तैनात जो दूसरे भारतीय सिपाही थे उनका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही जबरदस्त रहा। 10 मई को अगर हम बात करें तो सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने जो अंग्रेज अफसर थे उन पर हमला करके उन्हें मार गिराया। इसके बाद उन्होंने बंदूक और हथियार को कब्जे में ले लिया और जो वहां की बिल्डिंग थी और संपत्ति था उसको जो है उसमें आग लगा दी और फिरंगियों के खिलाफ जो है युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी कौन होते हैं? वो विदेशी होते हैं। इस शब्द में अगर हम बात करें तो अपमान का भाव होता है। अब जो है सिपाही चाहते थे कि अंग्रेजी शासन जो है मतलब ब्रिटिश शासन जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। इसलिए हम देखते हैं कि मेरठ के कुछ सिपाही जो है वो एक टोली बनाकर 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात जो रेजिमेंट था उसने भी बगावत कर दी। यहां भी ब्रिटिश ऑफिसर मारे गए। जो देसी सिपाही थे उन्होंने हथियार वो गोले बारूद को कब्जे में ले लिया और बिल्डिंग को फिर से आग लगा दी। विजय सिपाही जो थे वो लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। हालांकि जो बादशाह थे वो अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो सिपाही थे वो तो अड़े रहे। आखिरकार वे जबरदस्ती महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के जितने भी चीफ और रूलर थे उनको चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम से गहरे परिणाम सामने आए। ब्रिटिश के शासन से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर अगर हम बात करें जो छोटे शासक और रजवाड़े होते थे वो मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे जो रूलर थे उनको लगता था कि अगर मुगल बादशाह मतलब कि मुगल एम्पायर जो है वो दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे जो है उनके अंदर में दोबारा अपने इलाके पर बेफिक्र होकर शासन चला सकते हैं। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई जो उथल पुथल है वो कुछ समय में शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपने समर्थन दे दिया तो स्थिति जो है रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका जो उत्साह होता है और साहस वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे जो है उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब हम देखेंगे कि ये जो रिवेलियन है ये फैलने लगा। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही है, लेकिन फिर तो विद्रोह का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आगे हम देखते हैं कि एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे नोडल पॉइंट पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। उनका देखा देखी टाउन और विलेज के जो लोग थे वे भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे जो लोकल नेता, जमींदार और मुखिया के पीछे जो है
वो संगठित होकर चलने लगे। ये लोग जो है अपनी सत्ता फिर से स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने क्या किया कि सेना इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। इसके बाद जो है उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। इसके बाद बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उन्होंने उनकी जो माँ बेगम हजरत महल थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति जो थे तांत्या तोपे, उसके साथ मिलकर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा अच्छे से चुनौती दी। वहीं मध्य प्रदेश के मांडला रीजन में रानी अवंतीबाई जो कि रामगढ़ की थी, उन्होंने 4000 की आर्मी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके स्टेट की अपने हाथों में ले ली थी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की जो संख्या थी वो बहुत ही कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को लगा कि विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा उन्हें आत्मविश्वास मिल चुका था। खास तौर से अवध के इलाके में सबसे ज्यादा बगावत देखने को मिल रही थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने साफ मतलब कि हम देख सकते हैं कि उनका भय दिख रहा था। उन्होंने लिखा कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव जो है हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का जो शासन है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी जो धर्म योद्धा होते हैं वो इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों मतलब फाइटर्स की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वो इस बगावत में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति साबित हुए। बिहार के ही एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इन सब के देखते हुए हम साफ समझ सकते हैं कि तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके मतलब फाइटर्स इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए। इसमें जो है ब्रिटिश फोर्सेस विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर और सालीगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। इसके अलावा इस फिगर को भी देखिए। इसमें जो है विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हथियार गोले बारूद पहुंचाए गए। ये गाड़ियां पर लदे हुए थे, जिन्हें मतलब एक तरह से बात करें तो हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। अब हम बात करेंगे कंपनी की फाइट बैक की, मतलब कंपनी का पलटवार की। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी भारी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य मतलब केंद्र मतलब कि मेन सेंटर पर धावा बोल दिया। इसके बाद सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और जो उनके बेटे थे उनकी आंखों के सामने ही मार दिए गए। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगूल जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली।
दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि विद्रोह जो है वो खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग जो है अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे और ये जो बगावत है, ये इसकी जो विशाल ताकत है, इसको कुचलने में लगभग अंग्रेजों को 2 साल तक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। फाइनली हम देखते हैं कि मार्च 1858 में लखनऊ जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की भी शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। रानी अवंतीबाई, जिन्हें शुरुआती में जीत मिली थी खेड़ी में, उन्होंने मौत को गले लगाना चुना जब उन्हें चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने घेर लिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो तांत्या तोपे थे वो सेंट्रल इंडिया के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से गोरिल्ला वार चलाते रहे। जिस तरह से पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलता से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत अब टूटने लगी और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो विद्रोहियों का साथ छोड़ने लगे। ब्रिटिश ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंग्रेजों ने वफादार भूमि स्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके जो ट्रेडिशनल राइट है वो बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी भी बनी रहेगी। इसके बावजूद हम देखते हैं कि सैकड़ों सिपाही, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें जो है फांसी पर लटका दिया गया। अब हम बात करेंगे आफ्टरमाथ की, मतलब विद्रोह के बाद के साल की। ब्रिटिश ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाले जो पॉलिसीज थी उसके सहारे शासन नहीं चला सकते थे। इसलिए जो है उन्होंने बहुत सारे अहम बदलाव किए और वे बदलाव इस प्रकार हैं। पहला बदलाव उन्होंने ये किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 में एक नया कानून पारित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो अधिकार थे वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश कैबिनेट ने एक अपने सदस्य को भारत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में नियुक्त किया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय का टाइटल दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा और रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया और फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अब सीधे अपने हाथों में ले ली, जिसे वो हमेशा कतराते रहते थे। अगर हम दूसरे बदलाव की बात करें तो देश के सभी रूलिंग चीफ को भरोसा दिया गया कि फ्यूचर में कभी भी उनके जो टेरिटरी हैं उन पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें जो है अपने किंगडम में जो भी उनके वंशज होते हैं और यहाँ तक कि जो एडॉप्टेड सन भी होते हैं उनको जो है अपना रियासत सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे जो है ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति जो है स्वीकार कर ले, मतलब सॉवरगेन पैरामाउंट मान ले। इस तरह से इंडियन रूलर को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। अगर हम तीसरे बदलाव की बात करें तो भारतीय सिपाहियों का जो प्रोपोर्शन था उसे कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही जो है वो भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए ज्यादा वफादार थे। और जो लोग, मतलब बात करें जिस रीजन से भी लोगों ने ज़्यादा विद्रोह किया था, वहाँ के लोगों को अब इन्होंने फैसला किया कि अब वो वहाँ से लोगों को भर्ती नहीं करेंगे। अगर चौथे बदलाव की बात करें जो हमें देखने को मिला तो वो था मुसलमानों की जमीन और संपत्ति जो थी वो बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें जो है संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा।
अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अगर पांचवें बदलाव की बात करें तो अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। और लास्टली अगर छठे बदलाव की बात करें तो वो था लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों की रक्षा करने के लिए तथा जमीन पर उनके अधिकारों को एक तरह से सिक्योरिटी देने के लिए नीतियां जो है बनाई गई, मतलब पॉलिसी बनाई गई। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 1857 के बाद का अगर हम इतिहास देखें तो एक नया चरण का शुरुआत हुआ। तो चैप्टर को खत्म करने से पहले आइए एक केस स्टडी देख लेते हैं खुर्दा अपराइजिंग पर। ये जो अपराइजिंग है ये 1857 से काफी पहले हुई थी और ये टेक प्लेस हुई थी इसी नेचर का एक प्लेस पर जिसका नाम था खुर्दा इन 1817 में। यहां पर इसकी स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये जान सके कि कॉलोनियल पॉलिसीज जो थी ब्रिटिश की उसके खिलाफ जो है 19th सेंचुरी के शुरुआत से ही अलग अलग पार्ट्स में जो है वो रिजेंटमेंट दिखनी स्टार्ट हो गई थी। खुर्दा जो थी वो एक स्मॉल किंगडम थी जो कि बनी थी 16th सेंचुरी में। कहाँ पे? तो उड़ीसा के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस और वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी थी। इसके किंग का नाम था राजा वीर किशोर देव, और इन्होंने मजबूरी में जो है अपना 4 परगनाज, सुपरिटेंडेंस जो है जगन्नाथ टेम्पल का, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है 14 गजरत का मतलब प्रिंसली स्टेट का, वो मराठा को देना पड़ गया था उन्हें। उनका बेटा और जो अगला उत्तराधिकारी था मुकुंद देव टू, वो जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ इस लॉस को देख के। इसलिए जब उसने देखा कि एंग्लो मराठा का कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसने सोचा कि इस मौके का वो फ़ायदा उठा ले, और उसने कोशिश की कि वो नेगोशिएट कर ले ब्रिटिश से ताकि जो उसका टेरिटरीज जो लॉस हो गया है उसको वो वापस ले ले। इसके अलावा जो जगन्नाथ टेम्पल पर उसका अधिकार था वो भी उसे मिल जाए। लेकिन ब्रिटिश ने जब 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में ले लिया, मतलब ऑक्युपाई कर लिया, तो ब्रिटिश ने उसकी दोनों में से कोई भी मांग को पूरी नहीं की। इसे देखकर उसने फिर क्या किया कि दूसरे चीफ जो थे उड़ीसा के, उसके साथ और जो सीक्रेट सपोर्ट मिला उसे मराठा से, इन सब के कारण जो है वो कोशिश किया कि अपना जो राइट है उसे फोर्स के द्वारा वो हासिल कर ले। इसके कारण जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उसके टेरिटरीज को अनेक्स कर लिया, और कंसोलिडेशन के लिए जो है उसे मैनेजमेंट जो है जगन्नाथ टेम्पल का उसका राइट दे दिया गया, और उसके साथ ही उसे ग्रांट भी दिया गया जो कि 1/10 था वो उस रेवेन्यू का जो कि आता था फॉर्मर जो उसके पहले के जो स्टेट होते थे और रेसिडेंस होते थे, और ये फिक्स किया गया पुरी में। इस अनफेयर ट्रीटमेंट के कारण ही हम देखते हैं कि फॉरेन रूल को एक तरह से वहाँ पर उड़ीसा में एक तरह से ऑपरेसिव की तरह देखा गया, और ये एक तरह का वे तैयार किया कि बाद में जाके एक सीरियस आर्म्ड अपराइजिंग जो है हुई 1817 में। खुर्दा को कंट्रोल करने के बाद ब्रिटिश ने एक पॉलिसी चलाई कि वो सर्विस टेन्योर को रिज्यूम करेगा, और उसने जो है बिटरली अगर हम बात करें तो अफेक्ट किया किसके लाइफ को? पैक्स को। और हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने बहुत सारे मेजर्स लिए जो कि जिसके कारण जो है रेवेन्यू का डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जो उसका कलेक्शन का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑपरेसिव था, मतलब ज़बरदस्ती करके वो लेता था, जिसके कारण लार्ज स्केल में लोग जो है वहाँ से पलायन करने लगे 1805 से लेके 1817 के बीच में। इन सब के बावजूद जो है ब्रिटिश ने बहुत सारे शॉर्ट टर्म सेटलमेंट किए। प्रत्येक समय जो है वो डिमांड को बढ़ा देती थी बिना ये सोचे समझे कि कैपेसिटी क्या है लैंड का, और ये भी नहीं देखती थी कि रॉयट जो है उनके पास कैपेसिटी है भी कि नहीं पे करने की। इसके अलावा जो है कोई भी ढिलाई वो नहीं देते थे अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आ जाए, जो कि उड़ीसा में अक्सर आते रहता था। इसे हम समझ सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से निर्दयी हो गए थे उनके खिलाफ। और वो जो है अगर मान लीजिए कोई लैंड जो है डिफ़ॉल्ट करता था, अगर वो नहीं पे कर पाता था अगर रेवेन्यू, तो जो है उसका जो लैंड होता था उसको वो लोग बेच देते थे। एक मिलिट्री कमांडर था बेदखल किए गए किंग जगबंधु विद्याधर महापात्रा ब्रह्माबार राय और बक्सी जगबंधु, जैसा कि उनको पॉपुलरली कहा जाता था, वो एक मतलब बात करें तो बेदखल किया गया लैंड होल्डर था। वो जो है एक तरह से भिखारी बन गया था, और लगभग 2 साल तक अगर हम बात करें तो वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पर सरवाइव किया था, और वहाँ के जो लोग होते थे खुर्दा के वही उनकी मदद करते थे। और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो जो है अपने काउज के लिए एक तरह से लड़ेगा।
इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि और भी प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कि एक नया सिक्का रुपये जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे सिल्वर करेंसी भी बोल सकते हैं रीजन में। इसके अलावा हम देखते हैं कि पेमेंट करने के लिए रेवेन्यू को न्यू करेंसी में ही बोला गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है फूड स्टफ के, सॉल्ट के बढ़ने लगे, और इसी में हम देखते हैं कि सॉल्ट मोनोपोली भी आ गई, जिससे क्या हुआ कि ट्रेडिशनल जो सॉल्ट मेकर थे उड़ीसा के, उनको जो है इससे अलग कर दिया गया और उनको सॉल्ट बनाने से एक तरह से रोक दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोकल स्टेट जो थे, मतलब कलकत्ता में, वो एक तरह से ऑक्शन हुआ। उसने क्या किया कि बहुत सारे जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे वो बंगाल से उड़ीसा आ गए। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पुलिस सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव और करप्ट था। प्राइजिंग जो है वो फाइनली स्टार्ट हुआ 29 मार्च 1817 को, जब पैक ने क्या किया कि अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पर और भी जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट थे बनपुर में, और इसमें जो है बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। और उसने जो है इसमें जो उसे मनी मिले वो बहुत सारा वो अपने साथ ले गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तेजी से और भी डायरेक्शन में एक तरह से फैलने लगा, और जो खुर्दा था वो एक तरह से ईपी सेंटर बन गया। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जमींदार और जो रॉयत्स थे वो भी जो है पैक के साथ मिल जाते हैं बहुत ही जोश के साथ। इसके बाद जो है नो रेंट कैंपेन चलाया गया। ब्रिटिश ने कोशिश किया कि इसको जो है पैक को जो है उसको हटा दिया जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने क्या किया कि 5 से 10 हज़ार पैक के साथ और जो खांद ट्राइब था उसके लोगों के साथ मिलके पुरी को सीज कर लिया और डिक्लेयर कर दिया कि मुकुंद देव टू जो है वो उनके रूलर है। जो पुजारी थे जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने भी अपना फुल सपोर्ट जो है वो पैक को दिया। जब ब्रिटिश ने देखा कि उसका सिचुएशन जो है उसके हाथ से जा रहा है, तो उसने क्या किया कि मार्शियल लॉ लगाया और तुरंत जो है किंग को जो है कैप्चर कर लिया गया और उसके बेटे के साथ उसे कटक मतलब जेल में भेज दिया गया। बख्शी जो है अपने क्लोज एसोसिएट कृष्णा चंद्र बहरामाबार राय के साथ मिलके कोशिश किया कि वो जितने भी कम्युनिकेशन है कटक और खुर्दा के बीच में उसको वो एक तरह से ख़त्म कर दे। और जैसे जैसे मतलब हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न और साउदर्न के पार्ट में जो उड़ीसा है उसमें ये जो अपराइजिंग है वो फैलने लगा था। उसी समय जो है हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने जो है मेजर जनरल मार्टिनडेल को भेजा कि तुम जाके एरिया को क्लियर करो, किससे, पैक से। और उसी समय जो है उसने रिवार्ड जो है अनाउंस कर दिया किसके अरेस्ट पर, बख्शी जगबंधु और उसके एसोसिएट के अरेस्ट पर। इस ऑपरेशन में जो है बहुत सारे जो पैक हैं वो मारे गए, बहुत सारे जो है वो जंगल में भाग गए और कुछ जो है वो घर लौट आए एक स्कीम के तहत, एमनेस्टी, जिसमें माफ़ी मांगना होता है। इस तरह से मई 1817 तक आते आते जो है अपराइजिंग जो है वो पूरी तरह से कंटेंट हो गया था लगभग। हालांकि अगर हम बात करें खुर्दा के बाहर, तो ये जो स्ट्रगल था ये सस्टेन किया बख्शी जगबंधु के अंदर में और उनके सपोर्टर के अंदर में, जैसे कि राजा ऑफ कुजुंग और जो लॉयल्टी था पैक का, ये सब के कारण जो है ये सस्टेन किया। और फाइनली हम देखते हैं कि जब तक ये उनका जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया था मई 1825 तक, तब तक ये सस्टेन किया था। ब्रिटिश ने जो है अपनी तरफ से लेनियंसी की पॉलिसी अपनाई, मतलब नरमी दिखाई और धैर्य भी दिखाया खुर्दा के लोगों के तरफ। उन्होंने जो है प्राइस जो है सॉल्ट का वो कम कर दिया और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए पुलिस में और जस्टिस सिस्टम में। इसके अलावा जो रेवेन्यू ऑफिशियल करप्ट थे उनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से, और जो पहले के लैंड होल्डर थे उनको जो है फिर से रीस्टोर कर दिया गया उनके लैंड्स पर। खुर्दा के किंग के जो बेटे थे रामचंद्र देव III, उनको जो है अलाउड किया गया कि आप जो है पुरी जा सकते हैं और जो अफेयर है जगन्नाथ टेम्पल का उसका चार्ज ले सकते हैं। इसके अलावा जो है उन्हें ग्रांट दिया गया 24,000 मतलब 24,000 रुपये का। तो इस पूरे को एनालाइज करने के बाद हम साफ समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट ऐसा मतलब कि एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग था उड़ीसा में, जो जिसका इफेक्ट जो है वो काफ़ी फार रीचिंग था फ्यूचर के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसलिए इसे हम सिर्फ पैक रिबेलियन नहीं बोल सकते। ये एक बहुत ही छोटा बात होगा, इससे इसका ज़्यादा मतलब कि प्रभाव था।
तो इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है और आज हम देखते हैं कि आज हमें एक्स्ट्रा में क्या जानना है एनसीईआरटी में। तो आज हम जानेंगे चाइना के अपराइजिंग के बारे में। तो इसका टॉपिक है फॉर ए हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, मतलब परम शांति के लिए एक स्वर्ग जैसा साम्राज्य। तो जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चाइना के साउदर्न पार्ट में भी एक विशाल जो है पॉपुलर अपराइजिंग मतलब जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह जो है वो 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मिड में जाकर खत्म हुआ। हॉग जिकुआंग के नेतृत्व में हजारों लेबरिंग मतलब मेहनकश जो गरीब लोग थे, उन्होंने परम शांति के लिए स्वर्ग जैसा साम्राज्य मिले इसके लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ताइपिंग अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। हॉग जिकुआंग ने धर्म चेंज करके क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया और वो कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि जो ट्रेडिशनल जो है चाइना के धर्म थे उसके खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां क्रिश्चियन धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां पर कोई सोशल क्लास नहीं होगा, कोई स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब, इसका साथ ही जुए, वेश्यावृत्ति या गुलामी पर पाबंदी होगी। लेकिन चीन में तैनात अंग्रेज और जो फ्रांसीसी सेना थे, उन्होंने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद दी। तो हमें चाइना के विद्रोह के बारे में इतना ही जानना था और इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मैंने चैप्टर के एक एक पॉइंट को कवर किया है और कोई भी चीज को नहीं छोड़ा है। अगर आपको फिर भी कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आता है या फिर कुछ भी आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको जल्द से जल्द आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।